हेलो एंड वेलकम। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। और मेरे साथ है आज जनाब यशवंत सिन्हा जी। आप मरकजी वजीर रह चुके हैं और हाल ही में आपने टीएमसी ज्वाइन किया है। आपका हिंदुस्तानी सियासत में एक बड़ा कद है और हमेशा आप सुर्खियों में भी रहे हैं। सर, सबसे पहले आपको मुबारकबाद के आपने टीएमसी ज्वाइन किया है ऐसे वक्त में जब बंगाल की सियासत सिर्फ मुल्क और सूबा नहीं बल्कि दुनिया भर में मौजूद बहस बनी हुई है। और आगाज यहीं से करेंगे कि आपने टीएमसी क्यों चूज किया? कई सारी पार्टियां थी बीजेपी को जब आप छोड़ रहे थे तो। देखिए, बीजेपी तो मैंने 3 साल पहले छोड़ दिया था। मैंने तय किया था कि मैं दलगत राजनीति में अब शामिल नहीं होऊंगा। जी। लेकिन पिछले 3 सालों में परिस्थितियां बदलती चली गई, बद से बदतर होती चली गई, और इसीलिए मैंने तय किया कि दोबारा दलगत राजनीति में लौटना चाहिए। फिर आज के दिन लड़ाई कहाँ हो रही है? आज के दिन लड़ाई हो रही है बंगाल में। जी। तो कहने को नहीं, सचमुच में चुनाव 5 राज्यों में हो रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चुनाव जो है वो है पश्चिम बंगाल का। और जो भी हाइप क्रिएट हुआ है बंगाल के चुनाव को लेकर, वो बीजेपी के द्वारा किया गया है। बीजेपी को पिछले विधानसभा चुनाव में 3 सीटें मिली थी, मात्र 3 सीटें। अब उन्होंने इतना शोर मचाया है बंगाल में कि वो मेजॉरिटी दावा कर रहे हैं कि उनको बहुमत मिलेगा। तो लड़ाई वहां जमकर हो रही है और मुझे लगा कि ये ऐसा मौका है, और तब मैंने तय किया कि मैं टीएमसी ज्वाइन करूंगा और अंदर रह के उस लड़ाई में अपना योगदान दूंगा, ताकि टीएमसी एक बार फिर जीते और भारतीय जनता पार्टी हारे। सर, क्या आपके ज्वाइन करने का मकसद था कि टीएमसी बीजेपी के खिलाफ जो लोग मजबूती से लड़ रहे हैं उसमें ममता बनर्जी या टीएमसी सबसे आगे है, बहुत मजबूती है, कांग्रेस का भी उतना मजबूत स्टैंड नहीं है, तो क्या इस वजह से आप वहां गए हैं ताकि टीएमसी को और ज्यादा मुल्क में मजबूती मिले और बंगाल की सियासत से आगे बढ़कर टीएमसी को नॉर्थ इंडिया में भी मजबूती मिले? ऐसा कुछ प्लान है? ये सब आगे की बातें हैं। फ्यूचर में क्या होगा आज कहना मुश्किल है। लेकिन अभी फिलहाल बंगाल की लड़ाई एक बहुत एक बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई बन गई है। देश में जो सियासत है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा सर, बंगाल का रिजल्ट जब आ जाता है तो उसका क्या असर अगले 2024 पर भी पड़ेगा, दूसरे राज्यों के चुनाव पर पड़ेगा? क्या लगता है बिल्कुल आपको? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जैसा मैंने आपसे कहा कि बीजेपी ने बंगाल के चुनाव को लेकर एक हाइप क्रिएट किया है। उस हाइप को देखते हुए ये बंगाल के परिणाम जो आएंगे चुनाव के, उसका असर देश की राजनीति में पड़ेगा आगे चलकर। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। सर, आप बीजेपी में रहे, लंबे अरसा तक रहे, आप फाइनेंस मिनिस्टर रहे, एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर रहे, बड़ी जिम्मेदारी आपने निभाई दो दो प्राइम मिनिस्टर के साथ में। अब आप बीजेपी को 2018 में आपने छोड़ दिया, तो क्या आपका नजरिया बदल गया बीजेपी के लेकर के, या बीजेपी बदल गई, जो बीजेपी पहले थी वो अब नहीं रही? उसमें और आज की बीजेपी में आसमान जमीन का अंतर है। उस समय की बीजेपी सहमति में विश्वास कर, कंसेंसस में यकीन करती थी, लोगों को साथ लेकर चलने में यकीन करती। एक आपने देखा होगा उस समय, अगर आप सीन को देख रहे होंगे, कि फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर से लेकर और डीएमके अन्ना डीएमके साउथ माने कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और पूर्व में एजीपी से लेकर पश्चिम में गुजरात में तो खैर भारतीय जनता पार्टी ही थी। तो हर जगह एक कोशिश की गई कि अलायंसेस बने। भारतीय जनता पार्टी उस समय भी उन प्रदेशों में थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनको हम कुचल दें, समाप्त कर दें, रौंद कर हम केवल भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएं। अगर वो साथ आने को तैयार थे तो अटल जी और आडवाणी जी की जो भारतीय जनता पार्टी थी वो उनको साथ लेकर चलने को तैयार थी। ये
प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण नहीं है। मैं मानता हूं कि प्रजातंत्र का मूल मंत्र है कंसेंसस, सहमति। और उसमें अगर आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को अपना दुश्मन मान लेते हैं, व्यक्तिगत दुश्मन, तो ये सही बात नहीं है। और ये देश के लिए, देश के प्रजातंत्र के लिए खतरा है। न केवल देश के भीतर बल्कि देश के बाहर जो लोग भारत देश नजदीक से देख, उनका भी मानना है कि हमारे देश में प्रजातंत्र खतरे में पड़ा है और प्रजातंत्र की जो संस्थाएं हैं उनको कमजोर किया जाता है। सर, बीजेपी उस वक्त भी आरएसएस की पॉलिटिकल विंग थी और अब भी है, तो जहां से बीजेपी को लीड किया जाता है वो तो अपनी जगह बरकरार है। नहीं, बट बीजेपी इसी बीच में बदलती चली गई। बीजेपी इसी बीच में बदलती चली गई और आरएसएस की चाहे इकोनॉमिक थिंकिंग हो, चाहे पॉलिटिकल थिंकिंग हो, चाहे सोशल थिंकिंग हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आवश्यक नहीं था कि अटल जी और आडवाणी जी की जो बीजेपी थी वो संघ के विचारों से हर जगह सहमत थी। और कई बार तो मैंने स्वयं संघ के नेताओं से उस समय बात की थी और हमारे मतभेद थे। तो इसलिए सरकार आगे बढ़ती चली गई अपने रास्ते, और हर मामले में वो संघ को इस बात की इजाजत नहीं देती थी कि वो हस्तक्षेप करे या उनके बताए हुए रास्ते पर सरकार चले। मतलब उस वक्त इतना ज्यादा इंटरफेयर का मामला नहीं था जैसे आज है कि जो भी डिसीजन होता है तो उसमें जो संघ का एजेंडा है वही सामने आता है। अब उस समय तो मैं बता सकता हूं कि इस तरह की स्थिति नहीं थी। आज क्या स्थिति है मैं नहीं, लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं वो स्वयं प्रचारक रहे हैं और जाहिर है उनके कार्यकलापों से कि वो ज्यादा प्रभावित हैं संघ की जो सोच है उससे। सर, किसानों के प्रोटेस्ट को लेकर के सरकार बिल्कुल बेफिक्र है। जो हिस्ट्री रही हमारे देश में किसानों के आंदोलन की, कि जो भी सरकार हो उसने किसानों की बात तस्लीम की है, मानी है, क्योंकि किसान सबसे ज्यादा है मुल्क में, उनका वोट बैंक सबसे ज्यादा है। ये सरकार किसान को भी बिल्कुल नजरअंदाज कर रही है, इग्नोर कर रही है, इनको जरा बराबर नहीं डर रहा है कि शायद हमारा वोट खिसक जाए। ऐसा क्या है मामला? देखिए, सबको नजरअंदाज कर रही है और किसानों के लिए जो कानून बना वो बिल्कुल गलत ढंग से बना, अनपार्लियामेंट्री ढंग से बना, बिना सहमति बिना डिस्कशन के बना, और किसान उनको उसको पसंद नहीं करते उन कानून को। इसलिए किसान जो है वो आंदोलनरत हैं इस समय। बट आपने ठीक कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार बेफिक्र है और आ, किसान आंदोलनरत हैं। लगभग 4 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा है। इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा और हमारे प्रजातंत्र में सरकार को खामियाजा कब भुगतना पड़ता है, रूलिंग पार्टी को कब भुगतना पड़ता है, जब चुनाव होते हैं। तो हम चुनाव का इंतजार करेंगे कि उसमें इनको कौन सा सबक हमारे देश के किसान सिखाने का काम करते हैं। अभी जो सर किसान बंगाल गए हैं, राकेश टिकैत भी गए हैं, वहां रैलियां कर रहे हैं, इसका कुछ असर पड़ेगा बंगाल के अवाम पर, किसानों पर, जो कुछ वो कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्योंकि वो तो ये जाके कह रहे हैं कि भाई किसी को वोट डालो लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मत डालो। और देश के वो किसान है, वो किसी राजनीतिक दल के लोग नहीं है और वो हाँ वही। अपनी व्यथा सुना रहे हैं जाकर वहां पर। तो जाहिर है कि जो मतदाता है, जो वोटर है, उनको ऊपर, माइंड के ऊपर इसका असर पड़ेगा। वो ये भी कह रहे हैं कि हम इनको वोट दे के पछता रहे हैं, हमने इनको वोट दिया लेकिन अच्छा तजुर्बा नहीं रहा। हाँ। सर, आप बीजेपी में रहे, इतने बड़े पोस्ट पर आप रहे, पार्टी में हुकूमत में रहे, आरएसएस से भी ताल्लुक रहे, माइनॉरिटीज को लेकर के या मुसलमानों को लेकर के बीजेपी की क्या सोच है, उनका एजेंडा क्या है आरएसएस का? देखिए, जब अटल जी और आडवाणी जी की बीजेपी थी जिसमें मैंने काम किया था, तो उस समय उनकी जो सोच थी वो लिबरल थी। मतलब वो भी मुसलमानों को साथ लेकर चलना चाहते थे। पूर्व में कुछ घटनाएं घटी थी जिससे कि ये लगा कि सारा बीजेपी विरोध कर रहा है या मुसलमानों के विरोध में है। लेकिन जिस बीजेपी में हमने काम किया उस बीजेपी की का रुख या रवैया ऐसा नहीं था। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया
जिससे ये लगे कि वो मुसलमानों के खिलाफ हैं या पक्षपात कर रहे हैं। तो वही फिर हम बात पर लौटते हैं, मुद्दे पर लौटते हैं कि आज की बीजेपी और उस समय की बीजेपी में बहुत अंतर है। और आज की बीजेपी लोगों को परेशान करने में विश्वास करती है, गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही है। आप देख रहे हैं कि कैसे उद्योगपतियों के लिए सरकार काम कर रही है, उनके साथ इनकी साठगांठ है। और इसलिए किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, किसी भी वर्ग के लिए इनको चिंता नहीं है। ये अपने किए हुए सारे वादे भूल गए और अर्थव्यवस्था तहस-नहस हो गई है, कोविड के चलते ही नहीं, बल्कि इनके गलत नीतियों के चलते। और इसलिए नौजवान जो है और जो कमज़ोर वर्ग है, जो समाज के बिल्कुल मार्जिन्स पर खड़ा है, वो आज सबसे ज़्यादा तकलीफ में है, जिसमें माइनॉरिटीज़ भी। तो सर आज की बीजेपी का फिर मकसद क्या है? ये हुकूमत में इनका एजेंडा क्या है? चाहते क्या है हिंदुस्तान में? ये चाहते हैं कि किसी तरह ये समाज को बाँट दें, अ, और ख़ास करके सांप्रदायिक अ, लाइन पर बाँटें और बहुमत का अपना अ, और बहुतायत का जो नंबर्स हैं उसका उपयोग करके ये चुनाव जीतते रहें और सत्ता में बने रहें। उनके सत्ता में बने रहने से फ़ायदा हो, नुकसान हो, ये इनकी चिंता नहीं है। इनकी चिंता केवल यही है कि ये सत्ता में जेन केन प्रकारेण बने रहना चाहते सर आखिरी सवाल आपसे करेंगे, बीजेपी जिस तरीके से मजबूत होती जा रही है, अक्सर रियासतों में उनकी सरकार है, कांग्रेस बहुत महदूद हो गई है और दूसरी पार्टियां हैं वो स्टेट लेवल पर महदूद है। तो और बीजेपी ने जिस तरीके का एक समाज बना दिया है, लोग जिस बुनियाद पर उनको वोट कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में मुमकिन है कि हिंदुस्तान का जो समाज है, जो पहले वाली गंगा जमनी तहजीब थी, वो दोबारा बन सके? और कैसे मुमकिन है, किस तरह की कोशिश की जा सकती है इसके लिए? वो समाज जो पहले था जिसका ज़िक्र आप कर रहे हैं, वो समाज हमारे आइन पर आधारित। हमारे आइन ने देश के जो वैल्यूज़ हैं, उसके आधार पर वो आइन बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना और हम उस कॉन्स्टिट्यूशन पर कायम हैं। और मुझे लगता है कि देश की जनता अब समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार की नीयत क्या है और सारी बातों को सोच समझ कर आने वाले चुनाव में वो वोट देगी। और मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर भले वो सरकार में है उसको ज़्यादा वोट मिले और दलों की तुलना में, लेकिन राज्यों में ये बात नहीं। और अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर एक असम में तो ये सत्ता में पहले से हैं, लेकिन आज वहाँ सत्ता के लाले पड़े हैं। कोशिश इनकी है कि बंगाल में ये किसी तरह चुनाव जीतें, जो नहीं जीतने वाले हैं। तो बाकी कहीं इनकी कोई गुंजाइश नहीं है, केरल में, तमिलनाडु में या पुडुचेरी में। तो इसलिए राज्यों में, प्रदेशों में जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी अच्छा नहीं कर रही है। बिहार का ही जो चुनाव हुआ, उसमें आपने देखा कि बड़ी मुश्किल से मात्र 12,000 वोटों के अंतर से जी। ये आरजेडी को हरा पाई और वो भी नीतीश कुमार को साथ लेके लड़ने के बाद। उसी प्रकार झारखंड में ये सत्ता से बाहर हो गए। इनका था कि 65 पार सीटें हम लाएंगे, 25 पर अटक गए। तो प्रदेशों में, सूबों में भारतीय जनता पार्टी को लोग पहचान गए हैं और वहां सूबों में वोट नहीं दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, जिताने का काम नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो 5 प्रदेशों के चुनाव होंगे, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सबक सिखाएंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे जनाब यशवंत सिन्हा जी। आप साबिक मरकजी वजीर ख़जाना और साबिक वजीर खारजा रह चुके हैं और हाल ही में आपने टीएमसी ज्वाइन किया, 2018 में आपने बीजेपी को छोड़ दिया था और आप उन लोगों में शामिल है जो शुरू से बीजेपी की पॉलिसी पर मुसलसल सवाल उठा रहे हैं, खासतौर से इकोनॉमिक जो क्राइसिस की शिकार है हमारे देश में, उस पर कंटिन्यू आप बोलते रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना वक्त दिया, हमसे बातचीत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। इंशाल्लाह फिर जल्द मुलाकात होगी किसी और अहम शख्सियत के साथ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।
थैंक यू। मिलेट टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।